यूक्रेन पर रूसी हमले के 36 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं और अब रूस की सेना यूक्रेन की राजधानी कीव तक पहुंचने का दावा कर रही है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने वीडियो संदेश जारी कर यह कहा है कि रूसी सैनिक कीव में दाखिल हो चुके हैं। उन्होंने लोगों से कहा कि वो घर पर ही रहें, कर्फ्यू के नियमों का पालन करें। जेलेंस्की ने कहा कि मैं रूस के निशाने पर नंबर 1 हूं, दूसरा नंबर मेरे परिवार का है। जेलेंस्की ने कहा कि वो सरकारी आवास में है और सरकार को चलाने के लिए जरूरी कर्मचारियों के साथ हैं। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मदद मांगी है। इससे पहले जेलेंस्की ने कहा था कि रूस से जंग में दुनिया ने उन्हें अकेला छोड़ दिया। यूक्रेन में किस तरीके से तेजी से हालात बदल रहे हैं, ये उसकी एक तस्वीर है और आप रूसी टैंकों को उन तस्वीरों में इस समय देख सकते हैं। 3 तरफ से हमले की शुरुआत हुई थी, उसके बाद चौथी ओर से भी आक्रमण कर दिया था रूस ने। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों का इस्तेमाल रूस की तरफ से किया जा रहा है। उसके बावजूद 36 घंटे बाद की ये तस्वीर, रूस अगर अपनी तरफ से यह कहता है कि हम यूक्रेन पर काबिज नहीं होना चाहते हैं, केवल वहां की सत्ता बदलना चाहते हैं, डीमिलिटराइज करना चाहते हैं यूक्रेन को, तो क्या ये गति उससे मेल खाती है? इस समय स्टूडियो में हमारे साथ 4 खास मेहमान जुड़े हुए हैं, क्योंकि कूटनीति और सैन्य नीति दोनों को यहां पर समझना आवश्यक हो जाता है। एम्बेसडर राजीव डोगरा हमारे साथ हैं और एम्बेसडर केसी सिंह हमारे साथ हैं। लेफ्टिनेंट जनरल राकेश शर्मा हमारे साथ हैं और मेजर जनरल विशंबर दयाल हमारे साथ हैं। और जो समाधान इस पूरे मामले का निकलना है, देखिए सैन्य मुकाबला जमीन पर चल रहा है, लेकिन कूटनीति दुनिया कोशिश कर रही है कि किस तरीके से उससे सुलझेगा मामला। किससे सुलझेगा ये पता नहीं, लेकिन अभी तो सैन्य नीति हावी दिख रही है। एम्बेसडर डोगरा, देखिए जो लेटेस्ट बयान आया है यूक्रेन के प्रेसिडेंट का, वो काफी निराशाजनक है। वो उससे तो ऐसा लगता है कि मनोबल बढ़ाने की जगह उन्होंने अपने सारे हथियार जो हैं वो फेंक दिए हैं। और दूसरी बात यह है कि इससे पहले आज सुबह एक और बयान उनका आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि मैंने सबसे अपील की है, सबसे टेलीफोन किया है नेटो मेंबर कंट्री से, और किसी ने भी मेरी मदद का दावा नहीं किया। तो यूक्रेन को अकेला छोड़ दिया है जो इसको कहते थे कि हम आपके लिए जान कुर्बान करने के लिए तैयार हैं, नेटो की मेंबरशिप देने के लिए तैयार हैं। तो जब जरूरत की घड़ी आई तो वो एक किनारा कर दिया। सबसे ज्यादा जिसका नेगेटिव रोल है वो मैं प्रेसिडेंट बाइडेन का कहूंगा, क्योंकि 2 महीने पहले उन्होंने कहा था कि अगर रशिया इफ इट निबल्स अ लिटिल बिट ऑफ यूक्रेनियन टेरिटरी आई डोंट माइंड इट। तो भाई आपका तो नहीं है ना यूक्रेन, आप क्यों इसके ऊपर सिपा सलार बनते हैं? वो कह के उन्होंने एनकरेज कर दिया रशिया को। उसके बाद हर दूसरे दिन वो बयान देते थे कि हाँ 2 दिन के बाद रशिया अटैक करने वाला। अगर आपको ये सब पता है तो आपने डिप्लोमेसी इफेक्टिव क्यों नहीं की? इसका मतलब डिप्लोमेसी भी उनकी फेल हो गई। और दूसरा ये है कि इधर से उधर भागते रहे उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, पर किसी से उनको इफेक्टिव सपोर्ट नहीं मिली। यहां तक कि जर्मनी भी हिचकिचाता रहा ओपनली रशिया के अगेंस्ट आने की। और तीसरी बात जो सैंक्शंस की वो करते रहे, वो दुनिया को समझ नहीं आई कि सैंक्शन लगा के रशिया को वो किस तरह नुकसान पहुंचाएंगे। किसी भी जगह की स्थिति दिखाने के लिए सबसे बड़ा प्रतीक ये तस्वीर बनेगी। जब आप उस मुख्य स्क्वायर में एक टैंक साथ में देखते हैं, ये सबसे बड़ा प्रतीक होता है, ये सबसे बड़ी तस्वीर होती है और यही बताता है कि किस तरीके से और कौन सा देश हावी है। जनरल शर्मा, किसी भी प्रॉब्लम का सिर्फ वर्तमान नहीं होता, उसका एक इतिहास भी होता है। इसीलिए इस बात में घुसना कि कौन सही है, कौन गलत है, क्या तरीका सही है, क्या तरीका गलत है, ये सही नहीं होगा इस समय में। लेकिन आज जो हम रूस की कार्रवाई देख रहे हैं, 4 तरफ से उसकी सेना के घुसने की कार्रवाई देख रहे हैं, उसमें 36 घंटे, कई लोग तो ऐसा भी आकलन करते हैं कि शायद इतना समय भी नहीं लगना था अगर रूस को वाकई बर्बाद करना होता यूक्रेन को। सही बोला, थैंक यू श्वेता। कि अगर सिर्फ मिसाइल से या हवाई जहाज से डिस्ट्रॉय करना था तो कंट्री को इससे बहुत पहले डिस्ट्रॉय किया जा सकता था, पर एक प्लान के मुताबिक किया है। हमारे विचार में कि जो प्रेसिडेंट पुतिन का प्लान है वो आज का नहीं है, वो काफ़ी समय का है। अगर उनका 8 महीने पुराना एस्से देखें तो उन्होंने 8 महीने पहले बता दिया था कि मैं यूक्रेन मेरा इलाका है और मैं इसको छोड़ नहीं सकता हूँ।
और 2019 के इलेक्शन के बाद में प्रेसिडेंट जेलेंस्की का बिहेवियर रशिया के प्रति ठीक नहीं रहा। तो ये एक बड़ा सोचा समझा प्लान है और सोचे समझे प्लान के मुताबिक ये प्रेसिडेंट पुतिन ने इस पर हमला किया है। और मैं कहता हूं कि इस वक्त ऐसा समय है कि ना नेटो तो एज इट इज यूक्रेन उसका पार्ट नहीं है, फौजें वहां भेज नहीं सकता है, और कंट्री को इस हिसाब से आइसोलेट किया है कि कोई किसी जगह से सप्लाई किया भी नहीं जा सकता एक्सेप्ट पोलैंड बॉर्डर से, और पोलैंड बॉर्डर के ऊपर उन्होंने नजर रखी है। तो अभी कहना कि हम उसको मदद करेंगे, सप्लाई करेंगे, ये कोई तरीका ही नहीं है। एयरफील्ड सब उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दी है या ऑक्यूपाई कर ली है और कंट्री को पूरा आइसोलेट कर दिया। दूसरी बात है कि सैंक्शंस की बात कर रहे हैं। सैंक्शन कौन सा सैंक्शन? स्विफ्ट पे आप सैंक्शन नहीं लगा पाए। कल किसी ने सवाल पूछा प्रेसिडेंट बाइडेन से कि आपने स्विफ्ट पे क्यों नहीं किया, तो बोलता उन्होंने बोला कि मैं यूरोप में कंसेंसस नहीं बना पाया। तो ये कैसे होगा? अगर कंसेंसस नहीं बना पाए तो जो सैंक्शंस है वो भी वीक नीड है। क्या अमेरिका ने जो 500,000 बैरल तेल व्लादिवोस्टॉक से अपनी रिफाइनरीज में लेके जाता है अमेरिका में, क्या अपनी रिफाइनरीज को बैन किया है? अपनी रिफाइनरीज को बैन नहीं किया है। वो तेल कैंसिल नहीं किया, ऑयल जो व्लादिवोस्टॉक से जा रहा है वेस्ट कोस्ट यूएस में। सो कहने का तात्पर्य है कि ये जो सैंक्शंस हैं ये भी हाफ हार्टेड हैं। हाँ। ये इनमें पूरी जान नहीं है जिससे सैंक्शंस होनी चाहिए। क्यों? ऑयल एंड गैस छोड़ने के बावजूद भी अगर आप देखें कोयला, आयरन ओर, वीट, सबसे बड़ी चीज वीट, यूक्रेन और रशिया सबसे ज्यादा वीट प्रोड्यूस करते हैं और सप्लाई करते हैं। अगर वीट बंद हो गया, ये वीट मिडिल ईस्ट तक आता है, तो उनको ये कहना कि पूरा बंद कर देंगे, बंद करके गुजारा नहीं है। सो ये बड़ा सोच समझकर एक एंड स्टेट प्लान करके प्रेसिडेंट पुतिन ने ये हमला किया है, और इसको आसानी से ये नहीं कहा जा सकता कि वेस्ट इसको रोक पाएगा।